क्यों कुलभूषण पर पाकिस्तान की हर कहानी शक, आशंका और साजिशों से भरी लग रही है? क्यों पाकिस्तान कुलभूषण पर लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है? इसीलिए जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसिल एसेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका, यह राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन। आखिर क्यों कुलभूषण पाकिस्तान का ऐसा टॉप सीक्रेट बन चुका है जिसका राज फाश हुआ तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है? साफ तौर पे लोगों को डर है कि कुलभूषण को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया है तो उस टॉर्चर के दौरान या तो कुलभूषण चल बसे हैं या वो प्रेजेंटेबल कंडीशन में नहीं है, इज ऑलमोस्ट अ वेजिटेबल, और दुनिया के सामने पाकिस्तान अपने आप को बेनकाब नहीं करना चाहता। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान छुपा रहा है। कॉमन धारणा यही है कि शायद उसकी एग्जीक्यूशन कर दी है। और पाकिस्तान जब आप बोलती हैं तो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान आर्मी है। आखिर क्यों पाकिस्तान कुलभूषण का सच बताने से कांप रहा है? पाकिस्तान क्यों कुलभूषण पर पूरी दुनिया को बरगला रहा है? That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadav from being executed before the court renders its final decision. और क्यों भारतीय वायुसेना ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाए? हमारे फाइटर्स, बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, रेडार्स, टेक्निकल टीम्स, ये सारी की सारी उनकी एफिशिएंसी इस कदर होनी चाहिए कि अगर हम आपको अभी भी लड़ाई का हुक्म दे तो आपसे एकदम से जाने को तैयार हों। एक और वायुसेना युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार है और दूसरी ओर कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों का कब्रिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता है कि कुलभूषण जाधव का सच दुनिया के सामने आए? क्यों पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट बना दिया है? और क्यों पाकिस्तान लगातार कुलभूषण पर साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहा है जबकि वो ये जानता है कि वो ज्यादा देर तक अपनी साजिश का सच या साजिश को छिपा नहीं पाएगा? आखिर क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश भी झुटलाने पर तुल गया है जबकि वो ये जानता है कि अगर जाधव को सही सलामत दुनिया के सामने नहीं पेश किया गया तो उसका हाल क्या होने वाला है? कुलभूषण पर पाकिस्तान की हर चाल में साजिश, हर बात में शक और हर कदम पर आशंका है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में मानवाधिकार के मामले में कुख्यात है, उसने पूरी ताकत लगा दी है ताकि कुलभूषण का सच दुनिया से छिपाया जा सके। और इसलिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती। इसीलिए जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसिल एसेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका, यह राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन क्योंकि पाकिस्तान पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि वो कुलभूषण जाधव को भारत की राजनीतिक मदद नहीं मिलने देगा क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadav from being executed before the court renders its final decision. सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान का दिल कुलभूषण का सच बताने से दहल रहा है? क्या पाकिस्तान को डर है कि कुलभूषण को भारतीय राजनयिक मदद मिली तो उसकी साजिश बेनकाब हो जाएगी? क्या पाकिस्तान को डर है कि कुलभूषण से भारतीय प्रतिनिधि या उनका परिवार मिलेगा तो दुनिया में उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी?
और क्या पाकिस्तान ने झूठे कबूलनामे के लिए इस तरह टॉर्चर किया है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि दुनिया के सामने लाया जा सके? कुलभूषण पर पाकिस्तान की जबरदस्त बौखलाहट ऐसे सवालों और आशंकाओं की ओर बढ़ाती है। सोचिए, जो सरताज अजीज पाकिस्तान की विदेश नीति के सलाहकार हैं, वो कुलभूषण मुद्दे पर दुनिया के सवालों का सामना करने बैठते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान कुलभूषण के परिवार को उनसे मिलने देगा या नहीं, तो सरताज की जुबान लड़खड़ा जाती है। जवाब बगल में बैठी महिला को देना पड़ता है। खबरें ये आ रही है सर कि उनकी मदद की तरफ से अपील जो है वो आ चुकी है, और उसकी जो उनकी अपनी तरफ से अपील जब तक नहीं आएगी, केस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एडमिट नहीं हुई, अपील एडमिट नहीं हुई। नहीं, अपील आई है लेकिन एडमिट नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, अपील के बारे में सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो उनकी वालदा की तरफ से अपील है वो आ चुकी है, वो कंसिडर होगी। सरताज को मालूम तक नहीं कि जाधव के परिवार ने कोई याचिका भी दी है और पाकिस्तान को उस पर फैसला करना है, और ये सबूत है कि पाकिस्तान जाधव के फर्जी कबूलनामे का वीडियो जारी करके कितनी बुरी तरह फंस चुका है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद कुलभूषण का सच बताना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। इस पाकिस्तान के ऐसे मना करने से मन में संदेह उत्पन्न होता है कि कुलभूषण जाधव जी की सेहत के बारे में हमें फिर अभी संदेह होने लगा है कि अगर वो इतना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बोलने के बावजूद भी वो लोग मिलने नहीं दे रहे, तो निश्चित संदेह पैदा हो रहा है। मुझे तो लगता है भारत सरकार और भी दबाव डालना चाहिए, क्योंकि पहले हमें उसे मिलने दिया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है। कुलभूषण केस में करारी हार के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सरकार, सेना, ISI, मीडिया और जनता में एक दूसरे के खिलाफ जंग है। केस है ये हिंदुस्तानी मैनिपुलेशन का एक अजीम शाहकार है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इसकी 4 महीने तैयारी की, उसके बाद 8 मई को यहाँ ये लेकर आए, 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान को मिले तैयारी करने के, और पाकिस्तान जो है अपना एडहॉक जज भी जो है वो अपॉइंट नहीं कर सका, क्योंकि एडहॉक जज को अपॉइंट करने के लिए भी बहरहाल पार्टी को कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। वो टाइम बिल्कुल पाकिस्तान को मुहैया नहीं किया गया। बीच में वीकेंड आ गया, जो है 15 तारीख को जो है वो समाअत शुरू हो गई। पाकिस्तान ने उजलत में सारी इस केस की तैयारी की। पाकिस्तान साफ कर चुका है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ जाएगा, और अब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठ सकता है। शायद पाकिस्तान को भरोसा है कि चीन उसके पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करेगा। देखिए, ये कोई भी जो चीज़ें जिन चीज़ों पे दी गई है, ये 2 देशों के बीच का मसला है। इसमें डोमेस्टिक लॉ के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ भी जुड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो वो उसके ये दायित्व बनता है कि वो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ जो हैं उनको पूरा करे। और उन ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ में एक जो है वो वियना कन्वेंशन है, जिसके तहत अगर कोई दूसरा नागरिक पकड़ा जाता है इस तरह से, तो उसको काउंसलर एक्सेस उनको देना पड़ेगा। और फिर हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट भी है उनके साथ, हमारी कई संधिज हैं। ये तय है कि कुलभूषण पर पाकिस्तान की छवि दुनिया में और बिगड़ेगी। पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से दुनिया का भरोसा तो पहले ही उठ चुका है, और अब कुलभूषण का सच छिपाने से पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की पेशानी पर अभी जो ये बल पड़े हैं, यानी माथे पर जो अभी बल पड़े हैं, वो 2 वजह से। एक तो ये कि साजिश जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं छुपने वाली है दुनिया से, और दूसरी जो वो आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, वहां फुल स्टॉप लग गया है। आपको पता है धरती की जन्नत कश्मीर में आतंकियों के लिए कौन सा इलाका जन्नत है? दक्षिण कश्मीर का कुपवाड़ा, जिसकी ज्योग्राफी इन आतंकियों को घुसपैठ करने और छुपने में बहुत मदद करती है। घने जंगल, मुश्किल टेरेन अब इन आतंकियों के लिए वरदान साबित जो अब तक हो रही थी, वो अब आतंक का कब्रिस्तान बने। देखिए कैसे। कश्मीर में आतंक का कब्रिस्तान। कश्मीर का वो इलाका जहां दुर्गम इलाका और घने जंगल आतंकियों को छिपाते हैं, वहां अब आतंकियों का कब्रिस्तान तैयार है। उत्तर कश्मीर का वो इलाका जहां पाकिस्तान के आतंक की घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है, उसी कुपवाड़ा के नौगाम में
4 पाकिस्तानी आतंकियों की मौत उन्हें खींच कर ले आई। कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने कल LOC पार करके घुसपैठ की थी और भारतीय सेना ने उन्हें कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। आतंकियों के संपूर्ण खात्मे के इस ऑपरेशन में 2 सैनिक भी शहीद हुए। कश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी। क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है। इसलिए हम कश्मीर की समस्या का अस्थायी समाधान निकालेंगे। भारतीय सेना और आतंकियों में एनकाउंटर कल शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। सेना से एनकाउंटर होने के बाद कुछ आतंकी जंगल में भाग गए, जिनकी तलाश में CRPF और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को ढूंढ कर मारने के मकसद से सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। ये एक प्रॉक्सी वार है और लगातार उसके खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो है एक उसको जो फेस करने के लिए जो एक बनाया, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और आने वाले वक्त में बाकी मिलिटेंसी को समाप्त किया जाएगा। उस तरीके का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद होते जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कुछ न कुछ इस तरह की इंसिडेंट होती रहती हैं और आतंकवादी मारे जाते हैं और इसमें भारत के जवानों का खून बह रहा है, पाकिस्तान के आर्मी के जवानों का खून नहीं बह रहा है। कुपवाड़ा के सर्च ऑपरेशन में सेना ने LOC के पास केरन सेक्टर में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। और सेना की कोशिश है कि अब ये इलाका भारत में आतंकियों की घुसपैठ का हाईवे ना बने। बर्फ पिघलने से लेकर सर्दियां आने तक कुपवाड़ा आतंकियों के लिए आतंक का हाईवे बना रहता है। यही वो वक्त है जब कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी दाखिल होते हैं। इस बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और ये एक ऐसा वक्त है जब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल गई है और अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत से टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है। और उसी में जो है, जो हंदवाड़ा में हुआ और हफरूड़ा फॉरेस्ट में हुआ, उसमें एक कांटेक्ट हुआ था और अभी भी वहाँ फ़ौज पूरी तरह से तैनात है और मुस्तैद है और मुझे पूरा यकीन है कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। कुपवाड़ा ही वो इलाका है जहां आतंक से एनकाउंटर में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। लेकिन अब सेना, इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियों का तालमेल बेहतर हुआ है। इसीलिए घुसपैठ करते ही आतंकी ढेर हो रहे हैं और उन्हें भेजने वाले पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और भारतीय फौज चुन चुन कर आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचा रही है, जो अभी आपने देखी। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी तैयारी मोड में आ गई है, गेट सेट एंड गो मोड में। वायुसेना ने अपने ऑफिसर्स को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। क्या वायुसेना ये संकेत दे रही है कि भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या इस बार आतंक पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी घेर कर मारने की तैयारी हो रही है? एयरफोर्स के जवानों को युद्ध वाला खत। एक पन्ने से परास्त होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से वॉर, वायुसेना तैयार। कश्मीर से लेकर कुलभूषण जाधव मामले तक लगातार मात खा रहा पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। सरहद पर सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी इसका बड़ा सबूत है। ये सब 2-4 दिनों से नहीं, महीनों से जारी है। सीमा पर पाकिस्तान की बर्बर साजिश को देखते हुए आज से करीब 50 दिन पहले देश के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने अपने अफसरों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। हालांकि इस बात की जानकारी
मीडिया में अब आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स पिछले 50 दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। ये तैयारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ धनोआ के खत लिखने के बाद से शुरू हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने वायुसेना के 12,000 अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में बीएस धनोआ का साइन 30 मार्च का है। चिट्ठी में जवानों से कहा गया कि मौजूदा हालात में हमारे चारों तरफ खतरा मौजूद है। ऐसे में हमें एक शॉर्ट नोटिस पर भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालात बहुत बढ़िया नहीं है भारत के बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान से आप देख रहे हैं अभी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और हम उनको माकूल जवाब भी देते, लेकिन हो सकता है कि एक तरह से अगर कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसमें लड़ाई तो भारत को, भारतीय वायुसेना और भारतीय मिलिट्री को ही लड़नी पड़ेगी। वायुसेना प्रमुख ने चिट्ठी में पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। चिट्ठी में वायुसेना प्रमुख ने यह भी लिखा है कि सेना के कैंपों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल है। हमें तैयार रहना होगा, किसी को भी कभी भी बुलाया जा सकता है। हालात कश्मीर के बहुत अच्छे नहीं हैं। ये कोई झूठ नहीं होगा कहना कि हमको सबको, चाहे आप सोल्जर हों, चाहे आप सेलर हों या आप सिविलियन हों, आप सबको प्रिपेयर रहना और हमको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ हो सकता है। सहन शक्ति बहुत कम हो गई है लोगों में, लिहाजा उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने तस्वीरें जारी कर यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता से लैस शाहीन 3 मिसाइल को अमृतसर से 320 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक पीरथान में 2 टनल में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों को छिपा कर रखा है। हालांकि पाकिस्तान की शाहीन को आसमान में जलाकर राख करने के लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान का शाहीन 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, जबकि शाहीन 3 की रेंज सिर्फ 2700 किलोमीटर है। इसके अलावा आसमान में पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए हमारे पास तेजस भी मौजूद है। पाकिस्तान के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा है इन नंबर्स में। रह गई काबिलियत में, मैं ज़रूर, क्योंकि मैं ख़ुद एक फ़ाइटर पायलट रहा हूँ, तो बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम बहुत ही बेहतर फ़ाइटर पायलटों में माने जाते हैं दुनिया के। और ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया का जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज नहीं की हो और उनसे 21 नहीं रहे हों। ग्लोबल फायर पावर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे ताकतवर सेना वाले देश में भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। भारत के पास 13.25 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.25 लाख एक्टिव सैनिक हैं। आसमान में भी हमारा संख्या बल ज्यादा है। भारत के पास 1,20,000 वायुसेना के जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45,000 जवान हैं। सभी एयरक्राफ्ट को मिलाकर भारत के पास 2086 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 एयरक्राफ्ट हैं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और कायदे की चीज आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दूसरा धमाका किया है। अमेरिका से भारत ने 145 M777 अल्ट्रा लाइट वेट हॉवित्जर्स की डील की है और इनमें से 2 तोप आज भारत पहुंच भी गई है। ये भारत के करण अर्जुन है, जो पाकिस्तान में 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाएंगे। गोला दागने में सुपर पावरफुल ये तोप अमृतसर में गरजे तो भी
गोला लाहौर से आगे गिरेगा। वजन में अल्ट्रालाइट ये भारतीय सेना का छोटा भीम है, जो पलक झपकते ही कर देगा दुश्मनों का सफाया। बोफोर्स सौदे के 30 सालों बाद पहली बार सेना के इस्तेमाल के लिए 2 नई तोपें भारत पहुंच गई हैं। इनका नाम है M777 अल्ट्रा लाइट वेट होवित्जर और ये ट्रायल के लिए भारत में आई है। गुरुवार की सुबह चार्टर्ड प्लेन से इस तोप को दिल्ली लाया गया। अब जल्द ही इन्हें राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा, जहां टेस्ट रेंज में अलग अलग किस्म के भारतीय गोला बारूद से इन तोपों की टेस्टिंग होगी। इसमें फायर पावर जो है हर नेटो एमिनेशन जो है स्टैंडर्ड एमिनेशन उसकी फायर पावर जो जैसे होनी चाहिए, इसकी भी फायर पावर वैसे है। हर तरह के एमिनेशन जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव, जैसे कि स्मोक इल्यूमिनेशन जो जरूरत पड़ते हैं बैटलफील्ड में, वो सारी एमिनेशन इससे फायर की जाएगी। वजन में हल्की लेकिन दुश्मनों का काम तमाम करने में बोफोर्स से भी 2 कदम आगे। ऐसी किलिंग मशीन का इंतजार भारतीय सेना को पिछले 30 सालों से था। इससे पहले भारत ने 3 दशक पहले बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी थी, लेकिन अब बोफोर्स का साथ देने के लिए आ गई है M777 होवित्जर। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट इस तोप को खास माउंटेन कोर के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी आग बरसाने में इसका कोई जवाब नहीं। M777 होवित्जर डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस 155 मिलीमीटर की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर तक है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। यानी M777 होवित्जर बोफोर्स के मुकाबले ज्यादा दूर तक गोला बारूद दाग सकती है। M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले भी दागे जा सकते हैं, जो दूर बैठे दुश्मनों पर अचूक निशाना लगा सकते हैं।